हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे बोलकर। तो आपको मेरी इस वीडियो को देखकर तो पता चल ही गया होगा कि मैं किस विषय में वीडियो लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने वीडियो लेकर आई हूँ नौली क्रिया की। नौली क्रिया करने से क्या होता है, उसका बेनिफिट्स क्या है और इसको करना कैसे चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए, इसके विषय में ही मैंने वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले जानेंगे कि नौली क्रिया 4 प्रकार के होते हैं। माध्यम नौली, वामन नौली और दक्षिणा नौली और नौली सर्कुलेशन, जो गोल गोल पेट को घुमाते हैं उसको नौली सर्कुलेशन कहा जाता है। तो आइए जानेंगे इस वीडियो में। जब आप पूरी तरीके से पूरा देखेंगे तभी आप उसके बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को देखकर ये भी कह सकते हैं कि मैं अंग प्रदर्शन कर रही हूँ बोलकर। जी नहीं दोस्तों, मैं बस यही दिखाना चाह रही हूँ कि नौली किस तरीके से करना चाहिए और इसका बेनिफिट्स क्या है बोलकर। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने बच्चे होने के बाद मैं अभी नौली क्रिया कर रही हूँ और बहुत सारे लोग ये भी कह जाते हैं कि नौली क्रिया स्त्री को नहीं करना चाहिए। उन लोगों का ये कहना है कि स्त्री अगर नौली क्रिया करते हैं कि उनको बच्चे होने में समस्या होगी, इस तरीके का बहुत सारा बात उनके मन में होते हैं। जैसे मुझे भी बहुत लोगों ने कहा गया था कि नौली क्रिया नहीं करना चाहिए। जैसे कि मेरे को भी बहुत लोगों ने ये कहा गया था कि नौली क्रिया मत किया करो, नौली क्रिया करने से बाद में तुमको बहुत समस्या हो सकती है, अभी तो तुम मैरिड नहीं हो, बाद में तुम्हें बहुत समस्या हो सकती है। इस तरीके का बहुत सारे बात कहे गए थे। पर मैं तभी भी नौली क्रिया करती थी और अभी भी मैं करती हूँ, मुझे कोई भी समस्या नहीं हुई है और आप भी इसको कर सकते हो। और बहुत से लोग तो इसलिए नहीं करते हैं कि बच्चे होने के बाद, क्योंकि उनके पेट में स्ट्रेच मार्क होते हैं, शर्म के मारे नहीं करते हैं। तो मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप, मैं कोई प्रदर्शन नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस यही दिखाना चाह रही कि नौली किस तरीके से करना चाहिए और इसके करने से क्या क्या बेनिफिट है। तो बहुत सारे लोग ये ना कहे कि ये प्रदर्शन है, और ये सब वही लोग कहते हैं जो अपने होते, वही लोग कहते हैं। तो चलिए ठीक है, अभी मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ कि इसको किस तरीके से करना चाहिए। नौली क्रिया को करने के लिए सबसे पहले आपको कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास जरूर करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास इस तरीके से करना चाहिए, पेट को धक्का देते हुए नासिका से श्वास को बाहर फेंकना चाहिए। जो पहले बिगिनर से उसको धीरे धीरे से श्वास को बाहर फेंकना चाहिए, और जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं, धीरे धीरे से आपको प्रैक्टिस हो जाते हैं तो स्पीड में किया कीजिए। अगर आप कपालभाति के अभ्यास करते हो तो, अगर आप कपालभाति स्पीड में करते हो तो आप डेफिनेटली नौली क्रिया आप कर पाओगे, क्योंकि नौली क्रिया तक जाने के लिए सबसे पहले स्टेप जो है कपालभाति ही है। जो कपालभाति अगर आप इसको नॉन स्टॉप कर पाओगे स्पीड में, तो आप नौली क्रिया भी आराम से कर पाओगे। तो वो कैसे है तो देखिए। कपालभाति प्राणायाम करने से पहले इस बात को ध्यान जरूर दें कि आप सिद्धासन या पद्मासन या सुखासन, कोई भी आसन में आप सुविधा हो उस आसन में बैठे सुविधा अनुसार। उसके बाद पेट को धक्का देते हुए नासिका से श्वास को बाहर फेंकना है। अब नौली क्रिया करने के लिए दूसरा स्टेप यह है कि बाह्य प्राणायाम आपको करना चाहिए। बाह्य प्राणायाम इस तरीके से करना चाहिए, श्वास को लेना है जितना आप ले सकते हो और फोर्स के साथ श्वास को बाहर फेंकते हुए मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद को रोक कर रखना है बाहर ही। पर याद रहे कि आप बलपूर्वक श्वास को नहीं रोकना है, जितना आपकी कैपेसिटी हो उतना ही समय आपको श्वास को रोकना है। जब आपको लगे कि हाँ मुझे अब श्वास लेना चाहिए, तो आप उसको बंद को हटाकर धीरे से श्वास को ले लीजिए। फिर इनहेल और एक्सेल करते हुए फिर से पुनः इस प्रैक्टिस को अभ्यास कीजिए। अगर आप इस प्रैक्टिस को 2 से 3 टाइम्स या 3 से 4, 5 से 6 टाइम्स इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तक ज़रूर कर सकोगे, आप नौली ज़रूर कर सकोगे। पर ये एक दिन में ही ये सब नहीं होगा, और मैं एक एक वीडियो बनाऊंगी, कपालभाति की भी एक एक वीडियोस बनाऊंगी किस तरीके से करना चाहिए, और ये बाह्य प्राणायाम की भी वीडियोस बनाऊंगी। तो नौली क्रिया तक पहुंचने के लिए ये दूसरा स्टेप है, जिससे आप इसको भी करेंगे तो इसका भी उतना ही ज़्यादा बेनिफिट्स है जितना नौली क्रिया के है। इसके भी बेनिफिट्स ये है कि अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपको चंचलता दूर हो जाती है और जठराग्नि को जागृत करती है। उदर रोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। उसके साथ साथ ये भी होती है कि हमारी बुद्धि तीव्र होती है इस प्राणायाम के प्रैक्टिस से।
पुरुषों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिन पुरुषों में शीघ्रपतन आदि धातु विकारों की समस्या होता है उनको भी दूर करता है। बाह्य प्राणायाम करने से पेट के सभी समस्याओं को दूर कर जाता है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हो तो पहले फर्स्ट में हल्का सा आपको पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है आप इसका प्रैक्टिस से। पर अगर आप अभ्यास होते हैं तो आपको दर्द बिल्कुल नहीं होगा। पर आपको इसको कंटिन्यू नहीं करना है, एक बार करके थोड़ा समय रुकते हुए विश्राम करते हुए उसके बाद फिर से करना है। बाह्य प्राणायाम के अभ्यास से बहुमूत्र एवं यौन रोगों से पीड़ित व्यक्ति इसका 11-12 तक अभ्यास कर सकते हैं। कुंडलिनी जागृत होती है इस प्राणायाम से। जब आप कपालभाति और बाह्य प्राणायाम के अभ्यास बार बार आप करते रहेंगे तो आप नौली क्रिया भी आप ऑटोमेटिक कर सकोगे। पर आपका इसका अभ्यास बार बार करना चाहिए तभी आप इसका अभ्यास कर सकोगे। इसका प्रैक्टिस से अगर आपके पेट में दर्द से ऐसा महसूस होता है तो इसको अब तब नहीं करना चाहिए। इसको रेस्ट करते हुए उस दिन रेस्ट करते हुए फिर 2-3 दिन बाद ही इसका अभ्यास प्रैक्टिस करें। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से हमारे मुखमंडल में ग्लो लाता है, सुंदरता लाता है। इसके साथ साथ हमारे कफ रोग, दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस आदि रोगों को नष्ट हो जाता है। हृदय, फेफड़ों एवं मस्तिष्क के समस्त रोगों को दूर करता है कपालभाति प्राणायाम। अगर इसको रोज करेंगे तभी इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारे फैट्स, गैस और कंस्टिपेशन, फैट्स, डायबिटीज, किडनी, प्रोस्टेट संबंधित रोगों को दूर कर देता है और कब्ज जैसे खतरनाक रोगों को इस प्राणायाम के माध्यम से क्योर हो जाता है। इसको लगभग 5 मिनट तक प्रतिदिन इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। डायबिटीज़ को जितने औषधि खाने के बाद भी उसको नियंत्रित नहीं कर सकते पर इसका अभ्यास से कम कर सकते। और फैट्स के लिए मैं अपना उदाहरण देती हूँ क्योंकि आज से 2-3 साल पहले मेरा वेट 75 kg था जिसको मैंने इसको 12 दिन में मैंने इस अभ्यास से मैंने अपना वेट को लॉस किया हूँ। 9 kg वेट को मैंने लॉस किया हूँ। सिर्फ 12 दिन में मैंने 9 kg वेट को लॉस किया हूँ। अगर आप भी अपना वेट को लॉस करना चाहते हैं तो आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो इस प्राणायाम का अभ्यास जरूर जिनका हार्ट ब्लॉकेज होता है उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप उसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद। इन सब आसन और प्राणायाम के प्रैक्टिस करने के बाद हम फाइनली आ ही गए हैं कि नौली क्रिया में। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया हो कि वीडियो स्टार्टिंग होने के पहले मैंने आपको बता दिया कि नौली भी 3 प्रकार के होते हैं। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं वो मध्यम नौली। मध्यम नौली आप बैठकर भी कर सकते हो, खड़े होकर भी कर सकते हो। पर अगर बैठकर करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बैठकर नौली इतना नहीं हो पाता है। तो अगर आप एक्सपर्ट हो तभी आप बैठकर प्रैक्टिस करें। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप पहले खड़े होकर ही प्रैक्टिस करें इसका। तो देखिए मध्यम नौली इस तरीके से करना जैसे कि नौली करने बहुत जितना आसान दिखाया जाता है उतना आसान होता नहीं है। नौली क्रिया करने से पहले आप ये अग्निशर क्रिया जरूर करें। अग्निशर क्रिया में अगर आप एक्सपर्ट होते हो तो नौली क्रिया आप फिर आसानी से हो जाता है। तो इसको इस तरीके से करना है। दोनों पैर में थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए 1 या हाफ फुट का डिस्टेंस रखते हुए दोनों पाम को अपने थाइस पे टच करेंगे। थाई को टच करते हुए श्वास को लेते हुए फोर्स के साथ श्वास को बाहर फेंकते हुए पेट को अंदर बाहर करना है जितना आपकी कैपेसिटी हो। श्वास को रुकाते हुए इसको मध्यम नौली कहते हैं। दोनों पाम को अपने थाई पर थोड़ा सा प्रेशर देते हुए टच करते हुए और नौली को इस तरीके से रोटेशन करना है, रोटेटिंग करना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है उसी तरह से ही करना है। इसको सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है पर अगर आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, कपालभाति के प्राणायाम की रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आप इसको जल्दी ही आप सीख पाओगे। लेफ़्ट टू राइट घुमाने के बाद में राइट टू लेफ़्ट इसको ज़रूर घुमाइए। अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो ये डेफिनेटली आपका डिस्पेशिया, कंस्टिपेशन, गैस, डायरिया, ओबेसिटी जितने भी एब्डोमेनल का प्रॉब्लम है वो सब क्योर कर देता है। गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, पेनफुल मेंस्ट्रुएशंस के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और नौली क्रिया उन लोगों को प्रैक्टिस नहीं करना है जिन लोगों को स्लीप डिस्क, हार्ट प्रॉब्लम, अल्सर ये सब प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कुछ समस्या अगर आपको भी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें।
आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोग कभी शर्म बोलकर नहीं आता है।